Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant and here I am with another session for the next GIB exam as well, right? So GIB का हमारा लास्ट पेपर है एंड लास्ट टू पेपर ओवरऑल होपफुली आप लोगों का अच्छा भी गया होगा. सो आई हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड विद सम ऑफ गाइस सो जिनका एक्चुअली डिपेंड है अभी पेपर 3 के ऊपर. सो मैंने सोचा कि थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ. तो यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. So here this is the complete. So this is the syllabus of legal and regulatory aspects of banking. तो LRAB पेपर जो होता है आपको थियोरी कम्प्लीटली है, ठीक है. सो मेन इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द एनालिसिस. जो सेक्शनल रहेगा, जो भी थ्योरीज है, जो भी केस स्टडीज है, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, ठीक है. सो आज होपफुली मेनी ऑफ यू are already working in the bank. That means they have some type of experience. All are working, we all know, right? But some are new as well in this banking sector, and those who have already applied and this is their first JIB, ठीक है. So don't be worried, बस आप try to connect the theory with the practical one, try to analyze it in that way, try to remember, then only you can easily answer the question in the exam. Because legal one इट्स लाइक दिखता है मतलब थ्योरी है, और आपको अगर आप मेमोराइज करना कोशिश करेंगे देन एग्जाम में आपको शायद दिक्कत हो सकता है, ठीक है. सो दिस LRAB जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी पकड़ लीजिए मेरा कुछ फ्रेंड्स है जो कि अभी भी ये वाला JIB दिए हैं. सो फ्रेंड्स मतलब वही एस्पिरेंट्स है इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. सो दे हैव पर्सनली कॉन्टेक्टेड मी. सो उनका जो स्कोर है इट्स लाइक AFB में PPB में उनका अच्छा था, किसी का 52 आया है एंड प्लस पकड़ लीजिए 48 आया है AFB में, ठीक है. दिस इज PPB में, दिस इज AFB में. अभी उनका ये टोटल हो गया कितना हुआ है 8 to 100 एंड ये है 9 टोटल है 100, ठीक है. सो अभी उनको चाहिए 50 होगा देन ओनली उनका जो है JIB क्लियर हो जाएगा, ठीक है. अगर आपको पासिंग क्राइटेरिया के बारे में जानना है देन हमारा एक पासिंग क्राइटेरिया वाला वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. एंड मेन इंपॉर्टेंट है आपको ओवरऑल 150 रखना है. अगर आप 1 गो में क्लियर करना चाहते हैं देन आपको कोई भी एक पेपर में 45 रख के एंड जो दूसरा पेपर में ओवरऑल जो एडिशन रहेगा एवरेज ऑफ मार्क ऑफ ऑल 3 शुड बी मोर देन 150 और 150 प्लस, ठीक है. सो वहाँ पर ये जो लीगल पेपर है दैट विल प्ले like a very important role to clear the JIB. So don't ignore it. And इसके लिए एक हमारा पॉजिटिव न्यूज है कि हमारे पास अभी 1 वीक का टाइम है एंड दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है. एवरी टाइम आप जस्ट अभी बस सोच लीजिए कि मेरे को LRB करना है, ठीक है. अगर आपको छुट्टी मिला है ब्रांच से देन सही है, पर मोस्टली न्यू वाले होंगे तो जिनको ब्रांच से 1 वीक का छुट्टी अभी नहीं मिलेगा. सो पर फिर भी अगर आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे परफेक्टली, थोड़ा एनालिसिस करने के लिए कोशिश करेंगे देन आपके लिए ये रहेगा, ठीक है. सो होपफुली यू गॉट द पॉइंट. सो मेरे को लगा कि अभी ये वाला सेशन बनाना जरूरी है. सो शायद आप में से किसी को भी हेल्पफुल हो जाए. सो दैट्स आवर वन टाइप ऑफ अचीवमेंट, ठीक है. सो जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस कि ऑल्सो मेरा भी एग्जाम में ये जो लीगल पेपर है ये भी एक वन टाइप ऑफ इट्स लाइक ये वाला पेपर अगर मैं इतना लाऊंगा 52-3 लाऊंगा देन ओनली मेरा क्लियर हो जाएगा. तो इस टाइप का सिचुएशन नॉर्मली सबके साथ होता है, ठीक है. सो आराम से हो जाएगा, डोंट बी वरीड, ठीक है. सो यहाँ पर हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि मैं जैसे आप देख रहे होंगे कुछ हाइलाइट्स है, ठीक है. तो आपको ये जो हाईलाइट, इसका मतलब ये नहीं कि बस ये हाइलाइट्स पॉइंट को ही पढ़ के जाना है, आपको हाइलाइट्स पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है. एंड ओवरऑल ट्राई टू हैव ओवरऑल ब्राइट आइडिया. पहले अगर वो शॉर्ट नोट्स है पर शॉर्ट नोट्स में ना आपको बस थ्योरी दिखेगा, पर मेन इंपॉर्टेंट है कि उसको एनालिसिस करना, ठीक. सो यहाँ पर आपको बस वही वाला एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि जब आप पढ़ेंगे ये जो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपने तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, पर फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पॉजिटिव वे में आने के लिए बहुत हाई चांसेस है, ठीक है. सो उसके ऊपर फोकस करिए एंड ओवरऑल ट्राई करिए ओवरऑल कंप्लीट करने के लिए. सो ये जो सिलेबस आप देख लीजिए कि कैसे आपको फोकसिंग पॉइंट के ऊपर कैसे मतलब ज़्यादा एम्फासिस करना है. एंड अगर आपको अच्छा लगा देन अगर आपको चाहिए वन थिंग और कि लाइक एक शॉर्ट नोट्स है जहाँ पर 93 पेजेस का है, सब होपफुली सबके पास होगा. सो उसमें से अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार इस लाइक ओवरव्यू कर ले कि कौन सा पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है, कैसे पढ़ लेना है, देन आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. देन आई विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट 1 डे, होपफुली 1 to 2 डे, पर टाइम नहीं होगा जैसे कि संडे भी हम ब्रांच जाना पड़ रहा है. तो इट्स ओके, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर यू कैन सी फर्स्ट वन इज हियर.
सो फर्स्ट वन इज आवर मॉड्यूल ए, ठीक है, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। सो यहाँ पर लीगल मॉड्यूल्स में आपका जैसे है आरबीआई एक्ट, ठीक है, 1934 एंड बैंक रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पर कुछ कुछ सेक्शंस है जिसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत आइडिया रख लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप इसको, ये नॉर्मल आइडिया है, थ्योरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर, जो ये वाला यूनिट में आपका पेड अप कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है, इसको डेफिनेशन को याद रखिएगा, दैट इज मोर हेल्पफुल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये एक है, सबसे बैंकिंग कंपनीज, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, ये वाला थोड़ा आइडिया रखना है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो रेगुलेशंस ऑफ बैंकिंग बिजनेस के अंदर हमारा नॉमिनेशन कैसे रहता है, लोन्स एंड एडवांसेस किस टाइप का रहता है। एंड नेक्स्ट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग कमीशन, ये हमारा नेक्स्ट है, बैंकिंग कमीशन का एक्ट है। और नेक्स्ट है रिजर्व फंड्स जैसे CRL SLR एसेट्स इन इंडिया, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ, इसके बाद जो डेफिनेशन है एंड कौन सा पर्टिकुलर टर्म्स इसके अंदर इंक्लूडेड है उसको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो CRL SLR उसका एक हमारा वीडियो आप उसको रेफर कर सकते हैं, और रेफर योर एनी सोर्स एज पर योर कंफर्टेबलनेस, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ इंस्पेक्शन, ये देखो, ये वाइंडिंग ऑफ मर्जर, ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइंडिंग ऑफ, किस केस में आपको वाइंडिंग ऑफ हो जाता है, वाइंडिंग ऑफ बैंक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई ऑफेंसेस है वहाँ पर पेनल्टी कैसे लगेगा, कितना अमाउंट पर्टिकुलरली लगेगा, ठीक है। एंड मर्जर का मतलब क्या है, एक्विजिशन का मतलब क्या है, ठीक है। मर्जर्स के केस में जो मर्ज होता है वहाँ उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, पकड़ लीजिए ए एक बैंक है एंड बी एक बैंक है, दोनों मर्जिंग हुआ, देन ए एंड बी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आएगा, अगर एक्विजिशन हो, ए ने बी को एक्विजिशन कर लिया, ठीक है, देन वहां पर दोनों बैंक के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपको ऐसा एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, तो यहाँ पर जो है देख लेना है कि इनका रोल क्या होता है, रीजनल RRB में कितना कितना CRB है, ठीक है। सो दीज आर द थ्योरीज, एक बार बस रीड कर लेना है और यू विल हैव द आइडिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सो नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, जस्ट हैव रीड वंस। एंड नेक्स्ट है रिसेंट, अगर कुछ RBI एक्ट में न्यू अपडेट्स आया है देन ऑल्सो फोकस ऑन दैट। तो दिस इज मॉड्यूल ए, सो जस्ट ये कंप्लीटली थियोरी है, सो जस्ट कवर इट इन वन गो, देन यू विल have some idea, you can easily answer because 4 options वहाँ पर होगा and you will have a smart guess in that exam, ठीक है। so but still while reading anything just focus, बिकॉज ये आपको डिपेंड करता है कि JIB एंड ओल्ड सिलेबस है, सो यू नो वेरी वेल, ठीक है। सो ये जो मॉड्यूल बी है दिस इज येलो हाईलाइटेड है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमने कैसे, मॉड्यूल को प्रायोरिटाइज कैसे किए हैं, जस्ट फॉलो दैट, ये मेरा रहेगा प्रायोरिटाइज। सो मॉड्यूल बी को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा एंड एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो मॉड्यूल के ऊपर फोकस कर लीजिए, दिस इज मॉड्यूल बी, ठीक है। मॉड्यूल ए आपको बहुत कम टाइम ले लेगा, बहुत कम थ्योरी है एंड इतना मार्क्स भी वहाँ से कवर नहीं होगा, पर मॉड्यूल बी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे टाइप्स ऑफ बोरोवर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड क्रेडिट, ये हो गया टाइप्स ऑफ बोरोवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, जैसे कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, डिमांड लोन्स हो गया, टर्म लोन्स हो गया, बिल फाइनेंसेस हो गया, ठीक है। कैश क्रेडिट, ये कैश क्रेडिट क्या होता है एंड ओवरड्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि किसी का स्टॉक्स है तो हम उसको स्टॉक रिलेटेड है देन हम उसको कैश क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो है बेसिक डिफरेंस को जब आप थ्योरी पढ़िएगा अपना काम के साथ रिलेट करिए, you will get the idea, ठीक है। सो नेक्स्ट है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, कौन सा लोन्स होता है सिक्योर्ड, ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट में हम कुछ सिक्योरिटी लेते हैं वो सिक्योर्ड हो जाता है, अनसिक्योर्ड हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ये जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स एंड इनकॉर्पोरेशन, किस केसेस में आपका जो है एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो यू नीड टू एनालाइज अकॉर्डिंगली, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उस पॉइंट को थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लीजिए। एंड दिस इंडेमनिटीज, दिस इंडेमनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टू टाइप्स का जो होते हैं, 2 कैटेगरीज का होते हैं, एक इंडेमनिफायर, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सो यहाँ पर वही होता है, ठीक है। ऑब्लिगेशंस, इंडेमनिटी के केस में बैंकर का क्या ऑब्लिगेशन रहता है एंड प्रिकॉशन एंड ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर क्या लेना चाहिए, वहाँ पर आपका मेंशन रहेगा डेफिनेटली। सो बैंक गारंटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज ए हमारा जो होता है ना नॉन फाइनेंशियल टाइप ऑफ क्रेडिट, तो ये होता है बैंक गारंटी, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी, इसका डेफिनेशन को याद रख लेना है, टाइप्स भी क्या रहता है एंड कौन सा जो है क्या तो सेक्शन के अंडर ही जाता है, तो इसके अंदर बैंकर्स का ड्यूटी क्या है इसको ऑनर करने के लिए, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, ठीक है। एंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है एंड बैंकर गारंटी को कैसे इन्फोकेशन इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है। सो ये सब के बारे में देख लेना है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट, दिस बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेम थिंग, पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, डिफरेंट बैंक, कन्फर्मेशन बैंक, इशूइंग बैंक, ठीक है, एंड
और जो है पार्टनर जो है ना, एक फर्स्ट पार्टनर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला के बीच में भी होता है, ठीक है। सो पार्टीज इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, एक पर्टिकुलर इमेज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट है, एक मैं छोटा सा वीडियो बनाया था, बहुत पुराना है, आप उसको देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट। एंड डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज ऑल्सो। एंड यूपीसीडी से इस रूल के बेसिस में आपका जो है लेटर ऑफ क्रेडिट नॉर्मली एक्ट ऑफ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर बैंक का ओब्लिगेशन क्या है, जब हम लेटर क्रेडिट को डील करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है, हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। आपको अगर कुछ केस स्टडी मिलता है देन ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि ये वाला कैसे, वहाँ पर बैंक का क्या ओब्लिगेशन है, यू नीड टू फाइंड आउट। सो ये जो थ्योरी आपको दिख रहा है ना, एग्जाम में आपको छोटा छोटा केस स्टडी दिखेगा। सो अगर आप एनालिसिस करेंगे देन यू विल हैव ए गुड मार्क, 60+ डेफिनेटली, ठीक है। पर इजी नहीं है, बिकॉज जब आपका एग्जाम उसी के ऊपर डिपेंड करता है देन हमें फोकस कर लेना है। एंड यहाँ पर ये मत सोचिए कि मेरे को कितना लाना है, अगर आपको 51 चाहिए, 50 चाहिए, 49 चाहिए, जस्ट हमें ऐसा एफर्ट्स देना है कि मेरा 60 हुआ है, ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट, बिलीव मी। सो हमने भी फर्स्ट टाइम ही किए थे एंड उस टाइम हमने भी किए थे, सो यू कैन ऑल्सो गेट इट। सो डिफॉल्ट पेमेंट गारंटी, सो इसको भी डेफिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा, ये पर्टिकुलर जो टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है बिल फाइनेंसेस, ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन इसको थोड़ा देख लेना है जस्ट वन टाइम। बिल फाइनेंसेस, लीगल पोजीशन ऑफ ए बैंक, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, कौन सा टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है इसको देख लेना है। एंड ये जो है देखिए, लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज अ मोड ऑफ चार्जिंग, तो दिस इज टाइप्स ऑफ मॉर्गेज रहता है, ठीक है, जैसे सिंपल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, कुछ कुछ टाइप्स है, ठीक है। अगर ये वाला बस मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ, और अगर आपको चाहिए कि कंटेंट में जाके बताएं कि क्या क्या है देन यू कैन ऑल्सो मेंशन, ठीक है। बिकॉज मेरे को CAVK बनाना है, टाइम भी नहीं है, खुद का भी कुछ करना है। सो लेट्स सी, इफ़ यू वांट देन आई विल ट्राई टू डू इट। सो लेट्स सी, सो अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस, बस आपको यहाँ पर मिल गया ना थियोरी, मतलब हेडिंग की कौन सा के ऊपर फोकस करना है, यू कैन डू इट, ठीक है। सो लॉ रिलेटिंग, ये जो टर्म है ना मॉर्गेज जो होता है, नॉर्मली मॉर्गेज हम किसको करते हैं, सिंपल थिंग दैट इज होता है हमारा जो इट्स लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई हाउस हो या होम हो गया, तो वो हमारा मॉर्गेज होता है, ठीक है। सो उसके रिलेटेड टाइप्स ऑफ मॉर्गेज होता है, तो उसके और कि लॉज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, और एक है लीन, प्लेस, हाइपोथिकेशन, जो स्टॉक्स होता है हाइपोथिकेट होता है, ठीक है। सो जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होता है जैसे व्हीकल होता है दैट इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल टू बैंक। सो इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो गोल्ड इज प्लेस टू बैंक, उसमें टू पार्टी होते हैं, ठीक है, एक कस्टमर आपको देगा और आप है बैंक, तो कौन सा पार्टी को क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया। सो रजिस्ट्रेशन सेटिस्फाइंग चार्जेस, सो क्या क्या चार्जेस होता है, ठीक है, फिक्स चार्जेस, एक फ्लोटिंग चार्जेस, इस टाइप का है। सो यहाँ पर आपको देख लेना है व्हाट इज चार्जेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो केसेस लॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पेइंग बैंक, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड पेइंग बैंक, जो NI एक्ट हमारा होता है ओबियसली जो चेक हम देते हैं, ठीक है, वहाँ पर पेइंग बैंक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो कलेक्टिंग बैंक उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जानना बहुत ज़्यादा है। लाइबिलिटी क्या रहता है, अगर कुछ गलती होता है वहाँ पर हमें कोई प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं, यू नीड टू नो इट, ठीक है। एंड इसको एनालिसिस करिएगा, अपना काम के साथ कनेक्ट करिएगा। सो नेक्स्ट वन विल बी पेमेंट्स अंडर मिस्टेक्स रिकवरेबल, अगर कोई गलती से आपने कुछ पेमेंट कर लिए देन वो रिकवरेबल है या नहीं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज रिकवरेबल, पर डिपेंड्स होता है कि वहाँ पर आपको कौन सा बिल लेना पड़ता है, ठीक है। सो फिर भी अगर अवेलेबल है देन वेदर पेमेंट अंडर मिस्टेक रिकवरेबल या इट्स रिकवरेबल, इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज रिकवरेबल। सो मॉड्यूल C बैंकिंग रिलेटेड, सो मॉड्यूल B हमारा सबसे रहेगा प्रायोरिटी में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट गो थ्रू दिस, यू विल हैव ए ग्रेट अमाउंट ऑफ समथिंग लाइक कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम एंड यू विल परफॉर्म मोर बेटर जब आप कवर कर लोगे ना एक एक बार। आज संडे है, आज आपका एग्जाम खत्म हुआ है, आज से सिलेबस में आप देख लिया अभी, ठीक है। सो अभी आपको क्या कर लेना है, आज से स्टार्ट कर लेना है मॉड्यूल बी को कल के अंदर में खत्म कर लेना है, मॉड्यूल C को मेरे को परसों के अंदर खत्म कर लेना है, एंड मॉड्यूल D C को फिर से रिवाइज करके B के साथ मेरे को वेडनेसडे को कवर कर लेना है, मॉड्यूल A एंड चारों को मैं रिवाइज कर लूँगा थर्सडे एंड फ्राइडे। सो अगर मैं पर्सनली होता मेरा प्लानिंग ये होता, ठीक है। सो मॉड्यूल C ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द मॉड्यूल B मॉड्यूल C ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक्ट है। एक्ट मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला एक्ट क्या है एक लाइन में याद रखना है, उसके अंदर क्या क्या केस स्टडीज है, मतलब एवरी पॉइंट्स का एक अच्छा पर्टिकुलर एंड इट्स लाइक रियल यूज भी है, ठीक है, उसके बारे में जानना है। सो रिकवरेबल यहाँ पर हमने डेप्ट दे दिए, अनचार्जेस सिक्योरिटी वगैरह सब कर लिए, एंड डेप्ट्स, अगर डेप्ट्स मतलब रिकवरेबल कैसे करना है कौन से एक्ट के अंदर, जैसे DRT एक्ट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाता है ये जो DRT एक्ट है, डेप्ट
वगैरह, ये जो है 1993 वाला ईयर भी याद रखिए, एक सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पर जो डीआरटी का जो होता है ना एक्चुअली अथॉरिटी, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, हु कैन बी दैट, एंड कितने पीरियड के लिए होता है डीआरटी के अंदर, कितना अगर मतलब पर्टिकुलरली ये इफेक्ट नहीं हो पाता है देन क्या क्या पेनल्टी लग सकता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आ जाता है सरफेस सही, ठीक है। सो कोई भी लोन अगर आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है देन आपको कवर करना है किसको, सरफेस एक्ट के अंदर, ठीक है। सो वहाँ पर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, सरफेस एक्ट क्या है पूरा फुल डेफिनेट, इसको जो है एवरी वार्ड का वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये जो एवरी पहले सिक्योरिटाइजेशन हमने की, सिक्योरिटाइज हमने बैंक के जो है मॉर्गेज रेट किए, ठीक है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। सो इसके अंदर एवरी ये सरफेस एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल यूज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमारा काम के लिए भी। सो नेक्स्ट है बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक्ट, ओबियसली अगर कुछ कंप्लेंट्स है कस्टमर का वो इसमें सॉल्व हो जाता है, और अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं होता है देन कुछ कुछ फाइन्स लग जाता है, देन इसको भी जानना है कि कितने पीरियड में सॉल्व होना जरूरी है। सो दिस डीआरटी एंड सरफेस ही एंड नेक्स्ट है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, तो ये जानना बहुत, इसको फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। 1 टाइम पढ़िए और उसके बाद उसको रिलेट करिए। सो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इसको आप जस्ट रीड वंस। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन लीगल सर्विसेज एक्ट, इसको भी जस्ट रीड वंस एंड फोकस ऑन दिस ऑल्सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, सरसाई, ठीक है, जो भी हम सिक्योरिटी देते हैं। सरसाई क्यों किया जाता है, सिंपल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सरसाई इसीलिए कि दूसरा जो लेंडर से उनको पता चल जाएगा कि ये वाला जो सिक्योरिटी है क्रिएटेड फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, तो एक जो है मल्टी फाइनेंस नहीं होगा फॉर वन प्रॉपर्टी, नहीं तो उसको जो जब हम रिकवरी किया जाएगा तो एक ही प्रॉपर्टी के अगर 5 लोन दिया जाएगा देन कुछ रिकवरी तो हो नहीं पाएगा ना कोई एक लोन होगा, ऑब्वियसली जो फर्स्ट क्रिएट किया होगा वो रहेगा बेनिफिट में और जो बाद में, नॉर्मली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द आरबीआई लॉ। सो सरसाई इसीलिए किया जाता है नॉर्मली, अगर कॉमन जान ना जाए। सो सरफेस के थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा, सरफेस का जो है डिटेल्स प्रोविजंस क्या होता है, एंड दिस इज द मतलब फुल फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जितना भी सिक्योरिटी मतलब हुआ है, क्रिएट हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक, सो उसको उसका जो एक इट्स लाइक ए रजिस्ट्री, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सिक्योरिटी किस पे कौन एक्चुअली इसके अगेंस्ट पे कोई लोन लिया गया है या नहीं लिया गया है, ठीक है। सो लिमिटेशंस लॉ, टैक्स लॉ, ये थोड़ा बहुत जान लेना है आपको, जस्ट हैव सम आइडिया। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल नई एक्ट 1881, इसके अंदर जो रहते हैं पे बैंक, मतलब जो पेमेंट करता है एंड जो कलेक्ट करता है, उन दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है, यू नीड टू नो इट, ठीक है। सो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, इसका भी सेम थिंग, ठीक है। सो मॉड्यूल सी जो होता है हमारा सेकेंड प्रायोरिटी, मॉड्यूल बी होता है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सो मॉड्यूल डी के अंदर वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर जो जो सेक्शन है उसको थोड़ा देख लेना है एंड उसका प्रैक्टिकल यूज, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इसको थोड़ा देख लेना है, जस्ट हैव रीड वंस एंड फोकस किसको कर लेना है, दिस इज सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देख लेना है, ठीक है। साथ में आपको रिलेशन ऑफ वन पार्टनर टू अनदर, थर्ड पार्टी क्या है, अगर माइनर के केस में पार्टनर होगा तो उसका क्या क्या मतलब बेनिफिट्स जो अवेल कर सकता है, ठीक है, एज लिमिट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और जो पार्टनरशिप होता है उसको डिसोल्यूशन कौन से केसेस में हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल हैव डेफिनेटली वन क्वेश्चन। सो माइनर के केसेस के लिए आपको मिलेगा डेफिनेटली सम क्वेश्चंस। एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है देन क्या क्या बेनिफिट्स है एंड क्या इफेक्ट्स इसके ऊपर हो सकता है, और क्या क्या इम्पैक्ट भी है उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। सो अगर ये वाला टाइप का पार्टनरशिप है देन यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। लिमिटेड मतलब ऑब्वियसली द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू ऑल द पार्टनर्स। सो रजिस्ट्रेशन राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, इसको भी देख लेना है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पकड़ लीजिए कोई एक पार्टनरशिप फार्म है, उसने एक लोन ले लिया है तो उसको रिकवरी करना है, तो इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है कि पार्टनर का जो पर्सनल एसेट को हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो एवरी पार्टनर इज लाइक, मतलब ये वाला भी जानना जरूरी है। एंड अगर वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाता है देन पार्टनर का जो है इंडिविजुअल का पर्सनल प्रॉपर्टी विल ऑल्सो भी कनेक्टेड विद दैट, ठीक है। सो फर्स्ट हम ओवरऑल पार्टनरशिप के केस में, ओवरऑल ये थ्योरी है, आप जब पढ़ेंगे ना इसके बारे में यू विल गेट सम आइडिया, ठीक है। और इसके अंदर जाएंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, सो इसको मैं जल्दी से खत्म कर लेता हूँ सो दैट विल हैव सम ब्राइट आइडिया। सो
कंपनी के बारे में वही, कंपनी एंड पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यू नीड टू डिफरेंशिएट इट। सो उसको थोड़ा याद रख लेना है। और कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिक उसके इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो दो है, MOA मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड वाइंडिंग ऑफ कंपनीज, किस केसेस में कंपनी जो होता है दैट विल बी कम्प्लीटली क्लोज, वाइंड ऑफ हो जाएगा। सो यू नीड टू नो दैट एज वेल। सो ये जो है राइट्स एंड मेंबर्स, इसको बस रीड वंस। एंड नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, दिस इज फेमा। सो यहाँ से भी आपको 2 to 3 मार्क्स का मिल जाएगा कोई शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पावर ऑफ रेगुलेशन मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हो जाता है, ठीक है। सो जैसे कि आपको बताए थे, सो मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सिक्योरिटी क्रिएशन होता है दैट इज, उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। सो नेक्स्ट हो जाता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको बस पढ़ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल विथ और विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। सो उस केस में जब मॉर्गेज क्रिएट होता है, कौन से केसेस में हम सेल कर सकते हैं कोर्ट का इंटरवेंशन के साथ एंड विदाउट द कोर्ट का इंटरवेंशन के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाता है द राइट टू RTI एक्ट, ठीक है। सो एप्लीकेबल डिफिनेशंस, सो इसके 2005, इसको जस्ट रीड वंस। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन टू पब्लिक अथॉरिटीज, सो इसके अंदर अगर कुछ पेनल्टीज भी रहता है, ठीक है, दिस वन obligations and penalties, this is very important one, ठीक है। so prevention of money laundering, so यहाँ पर obligation records to be maintained and maintaining furnishing information इसके related, and money laundering को अवॉइड करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिया गया है, क्या क्या प्रिकॉशंस लिया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और IT एक्ट जस्ट रीड वंस, ठीक है। सो जस्ट आपको इसको एक बार बस पढ़ लीजिए। सो हमारा जो प्रायोरिटी है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा मॉड्यूल B को, एंड सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा मॉड्यूल C को, एंड थर्ड प्रायोरिटी रहेगा हमारा मॉड्यूल D को, एंड उसके बाद हमारा रहेगा दिस इज फोर्थ वन, दैट इज मॉड्यूल A, दिस इज BCDA। तो अगर आप रिवाइज भी करना चाहते हैं, जस्ट रिवाइज इन दिस पैटर्न, ठीक है। और अगर आपका ओन पैटर्न है देन यू कैन गो थ्रू दिस, बट दिस पैटर्न इज वेरी रिलेटेड विद द टाइप ऑफ एग्जाम, ठीक है। जो एग्जाम में एक्चुअली पैटर्न फॉलो होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपका कवर होगा इन द एग्जाम will be in this way, ठीक है। so this is just a add-on for a reference, for your reference, ठीक है। and if you have anything for us to ask, then you can ask, and you can join the Telegram section to connect with us directly। and if you want me to cover the short notes, that is 93 pages आप सबके पास होगा, ठीक है। so अगर आप उसको एक हम रिवाइज जैसे कवर करना चाहते हैं, then you can also mention in the comment section, so that I will try to create some time so that I can also cover that, ठीक है। वहाँ पर भी आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन से वो वाला मैं नॉर्मली CIB का कवर कर रहा हूँ, तो उसके बाद उसके साथ थोड़ा बहुत अटैच है, पर ओवरऑल आइडिया तो है, सो दैट आई कैन ऑल्सो सजेस्ट फॉर यू। सो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स। अगर आपको चाहिए देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट एज वेल, ठीक है। सो बेस्ट यूज़ करें दिस टाइम को, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर आप जिन लोगों का लीगल के ऊपर डिपेंड है, एंड अगेन रिपीटिंग, लीगल के ऊपर डिपेंड है, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अगर आप कुछ पढ़े भी नहीं हो देन स्टिल यू कैन डू इट, बिलीव मी, ठीक है। सो बस ये एक न्यू स्टार्ट करिए, आपको अभी सिलेबस पता चल गया, कोई कोई होगा जो पढ़ाई नहीं होगा, सो आपको अभी सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट है पता चल गया, ठीक है। सो अभी से आप सिलेबस को पकड़िए, कल से फोकस हो जाइए, ब्रांच का काम खत्म करिए, ब्रांच के बाद आइए चुपचाप, ब्रांच में बोल दीजिएगा कि मेरा एग्जाम है, तो आप जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। सो 1 वीक के बाद है, नॉट ए बिग डील, ठीक है। सो आइए चुपचाप वहाँ पर आराम से फोकस करिए, दिस यू हैव इनफ टाइम टू क्लियर इन दिस 1 वीक, ठीक है। सो बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, एंड विल डेफिनेटली क्रैक इट। सो हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय द टाइम।